नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे कंपनीज के ऊपर अपडेट्स भी आया, बहुत सारे न्यूज भी आए, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आपको कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है वो सारी जानकारी भी आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को पूरा आप एजुकेशन पर्पज में लेना, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक पेनी स्टॉक अभी भी है, पहले और भी ज्यादा पेनी स्टॉक था, करीबन 20 से 21 रुपीस के आसपास चले गए थे और आज 50% मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपको रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी एक सालों के अंदर अंदर। तो ऐसा चेंजिंग क्यों हुआ, सबसे पहले वो चीज को समझिए। इस तरीके से चेंजिंग होने के कारण है वो इसका मैनेजमेंट टीम। तो मैनेजमेंट ने इस कंपनी को अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया, अलग लेवल में खुद को बिजनेस को प्रेजेंस किए। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो मतलब कर्जा है वो किस तरीके से बढ़ा, 6.69 के आसपास। तो इसका मतलब डेप्थ जो है वो कंपनी का टोटल मार्केट कैप के मतलब देखा जाए तो 3 गुना के आसपास है। तो 3 गुना के आसपास डेप्थ इसीलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा उठाया और बहुत ज्यादा लोन्स भी लिए, और उसी के चलते कंपनी का डेप्थ बढ़ा, और डेप्थ बढ़ने के बाद कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन कस्टमर को दिया, और लोन से कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी जनरेट किया, और इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम होते हैं। तो उस इनकम के हिसाब से देखें तो कंपनी इस बार एनुअली 1100 करोड़ का इनकम किया, जो आज तक की हाईएस्ट इनकम है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तब देखेंगे कंपनी आज तक इतना प्रॉफिट कभी नहीं किया। कंपनी पिछले साल में तो बिग लॉसेस किए थे और इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रॉफिट इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को जनरेट करते जा रहा है। पिछले साल में 200 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 300 करोड़ के आसपास। और इस प्रॉफिट सिर्फ नहीं हुआ, कंपनी का देखिए बीच में 2.5 से 3% के आसपास कंपनी का एनपीए चले गए थे। तो नेट एनपीए का जो परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा हो गया था। उस एनपीए को कंपनी क्या किया, कंट्रोल में लेके आए, और एनपीए के हिसाब से देखा तो कंपनी का 0.06% के आसपास इस बार एनपीए को लेके आए। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग का ग्रोथ होगा। शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो एक टाइम देखा जाए तो एफएस के पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर चले गए थे और उन्होंने होल्डिंग्स को बढ़ाया। डीएस के पास सेम टू सेम ना के बराबर होल्डिंग चले गए थे, वो भी होल्डिंग्स को बढ़ाया। और पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उतना ही है, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उस होल्डिंग्स को कुछ बेचना पड़ा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने स्टेक को बेचा। तो कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है वो सबसे पहले आपको दिखा देते। वो अपडेट आया फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर। यहाँ पे अपडेट क्या है ध्यान से चीज को देखना। यहाँ पे बताया गया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस, आप देखेंगे तो कौन सा चीज लॉन्च किया है, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट फॉर द प्रीमियम सेगमेंट। आप कहेंगे सर हर बैंक में तो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट रहते हैं, तो इसमें प्रीमियम अकाउंट क्या होते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या बताएगा, द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द मैक्सिमम सेविंग अकाउंट अप टू 7.5%। मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी ने बैंक ने सेविंग अकाउंट में 7.5% के आसपास इंटरेस्ट दिया, और इसलिए दे पाए क्योंकि कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस तरीके से इंटरेस्ट देना जायज है, और मेरे हिसाब से इस बेसिस में कंपनी को ये भी बता गया कि कस्टमर जो है कैन ओपन द अकाउंट विथ 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपया अगर निवेश करके आप अकाउंट ओपन करते हैं, वो भी सेविंग अकाउंट, तो आपको 7.5% का आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सोचिए जब बैंक इतना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है तो लोग कहा क्यों इतना टेंशन लेंगे, क्यों इतना रिस्क लेंगे, और इसीलिए बैंक इतना इंटरेस्ट दे रहा है। और इस इंटरेस्ट ज्यादा देने के कारण बैंक के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। एक चीज मैं आपको मेंशन करूं, बैंक का जो मतलब लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा मतलब कंपनी को तो ज्यादा एसेट भी बढ़ाना पड़ेगा। एसेट मतलब ज्यादा लोन देने के बाद उसको इंटरेस्ट भी कमाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस तरीके से डिसीजन सही होगा, क्योंकि मार्केट से अगर ज्यादा पैसा उठा नहीं पाएंगे तो वो कस्टमर को लोन के हिसाब से वो बांट भी नहीं पाएंगे, और उस हिसाब से बिजनेस आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझ लीजिए क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, तो मैंने आपको मेंशन भी किया था, मैंने एक शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर, तो इसका मतलब रिवर्सल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। जब इस लेवल में कैंडल बना था तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था,
और कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी किसी जगह पे वो रेजिस्टेंस को फॉलो करके होल्ड भी करे, करेक्शन भी हुए, अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो जो टारगेट मेंशन किया गया है वो टारगेट इजीली अचीव करेगा। तो मैं अभी तक टारगेट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ तक और यहाँ से होल्ड कर रहा है, तो मैं इंतजार करूंगा। पेशेंस का खेल है सब कुछ। आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके पास अगर पेशेंस है तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए IRFC के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में देखा है तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इस सेगमेंट के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो आरकॉन हो, चाहे वो RBNL हो, सारे कंपनीज का जब ग्रोथ हो रहा है तब IRFC का भी ग्रोथ हो रहा है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। ये मोनोपोली क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी तो फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस सेक्टर में तो बहुत सारे कंपनीज है, तो इसको आप मोनोपोली क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जो जो रेलवे कंपनीज है, जो जो रेलवे कंपनीज है, वो सारे कंपनी को अगर फाइनेंस लेना है तो वो इसके पास ही जाना पड़ेगा। तो यही कंपनी इसका फायदा उठाते रहते हैं। तो कंपनी के हर पैरामीटर तो पॉजिटिव दिखेगा, इनकम भी अच्छा है कंपनी का, एनुअली इनकम के साथ साथ कंपनी का डेब्ट भी ज्यादा है, कंपनी कर्जा ज्यादा लिया, उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किए। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें एक चीज आप नोटिस करूंगा मैं आपको, तो कंपनी इतना शानदार सेल्स करने के बाद, कंपनी अच्छा खासा सेल्स करने के बाद भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एकदम ना के बराबर है। उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा क्योंकि कंपनी कर्जा ज्यादा लिया, उसको मिटाने के बाद भी इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी पिछले साल में जो प्रॉफिट किए थे करीबन 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, इस तरीके से प्रॉफिट कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। इस बार कंपनी का 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसके चलते है कंपनी में धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया, तो शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर धीरे धीरे करके इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो आप कहेंगे सर कंपनी इतना अच्छा है तो प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास है, तो इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं माल उठा रहा है? क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन इसीलिए माल नहीं उठा रहा है क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर OFS आएगा। OFS का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल। कंपनी ऑफर देंगे खुद का शेयर बेचने का। तो यहाँ पे शेयर क्यों बेचा जाएगा? क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 86.37% के आसपास। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उसको तो माल बेचना ही पड़ेगा, तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से नजरिए से देखिए। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंटिन्यूसली एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनने के बाद अच्छी तरीके से एक 30% का प्रॉफिट जनरेट हुआ। उसके बाद फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ, उसको ब्रेकआउट किया और मैंने यहाँ पे इस लेवल में एग्जिट कर लिया। और हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया सर आपको कैसे पता था कि यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था? देखिए मैं आपको किस तरीके से इस लेवल को एग्जिट करता हूँ मैं आपको बता दूं। जब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट होते हैं तब मैं उसके ऊपर एंट्री लेने के बाद जो जो ग्रीन कैंडल बनते हैं उस ग्रीन कैंडल में मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब कोई ग्रीन कैंडल को कोई रेड कैंडल क्लोजिंग दे, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद क्या है, नेक्स्ट डे में रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया उसके नीचे, तो इसके नीचे क्लोजिंग हुआ तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। इसका मतलब मेरा एंट्री यहाँ पे है और यहाँ पे एग्जिट है। तो एंट्री लेवल से अगर एग्जिट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 23% का रिटर्न मिला, और वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 3 वर्किंग डेज में कंपनी मुझे रिटर्न दे दिया। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? तो इस तरीके से ट्रेड जब मैं लेता हूँ छोटा क्वांटिटी के साथ, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लगते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग हो रहा है। तो इस तरीके से फोमो बाइंग के ऊपर मैं फंस नहीं चाहता हूँ, मतलब फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो प्रेजेंस है, खुद का जो फ्यूचर है वो आपके सामने लेके आ रहा है। और मैं जोमेटो के ऊपर बहुत स्ट्रांग बुलिश हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ जोमेटो के ऊपर मेरा जो होल्डिंग्स है वो छोटा मोटा है, एकदम ना के बराबर है। मैं तब होल्डिंग बढ़ाऊंगा जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो खाते में दिखाएगा। जब प्रॉफिट होगा तब कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है यही सोचूंगा। फिर भी एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे, कंपनी कभी भी सेल्स को कम नहीं किया, कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले गए। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हुआ, इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया। और इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया, क्योंकि पिछले बार जब एक मतलब लॉसेस कम हुआ था तब भी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट किया और
ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया, सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट है। इस 2 करोड़ को देखकर बहुत सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास तो 2 करोड़ पड़े हुए हैं, तो इसमें कंपनी इतना मतलब इतना मेहनत करके 2 करोड़ कमा रहा है और मेरे पास तो पैसा पड़े है हुए हैं। हाँ, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी एज ए स्ट्रगल कंपनी है। इस सेक्टर में बहुत सारे कंपटीशन है, और फिर भी आज आज मार्केट में नया है। आज डिलीवरी कंपनी इंडिया में लास्ट कुछ तो 5 to 6 मतलब 4 to 5 years में देखने को मिला है। उससे पहले डिलीवरी का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से टाइम देना पड़ेगा इस तरीके से प्रोजेक्ट को। बाकी आप धीरे धीरे करके इसका आप पब्लिसिटी भी देखेंगे, इसका ग्रोथ भी देखेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर शायद इसीलिए एफएस ने तगड़ा बाइंग किया। जो पहले 10% के आसपास होल्डिंग रखते थे, वो इस बार होल्डिंग बढ़ाकर 54% तक लेके गए। अभी जोमेटो के जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा है, उसमें जुलाई और मार्च मंथ में जुलाई और अगस्त मंथ में आप डेटा देखेंगे तो किस तरीके से बाइंग किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब बाइंग जो इंस्टीट्यूशन है वो लगातार इसके ऊपर बाइंग करते जा रहा है, क्योंकि बाइंग क्यों ना करे जब कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके अच्छा खासा लेवल्स में आ रहा है, तो उस टाइम हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर एज ए होल्डिंग करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स किए हुए हैं, और वो भी देखिए शोल्डर उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, और इस तरीके से पैटर्न्स को बोला जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स है, इस तरीके से पैटर्न्स अगर बनते हैं तो ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग टारगेट बन सकता है। और स्ट्रॉन्ग टारगेट कहाँ तक बनेगा, अगर टारगेट बने हायर लेवल जो है इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे ही टारगेट बन रहा है, और उसके नीचे तक टारगेट बने तो 58% का टारगेट बन सकते हैं। जो लेवल्स बनता है 157, तो सोचिए इस लेवल अगर 1.5 ईयर्स में भी कंप्लीट हो, अगर मान के चलिए 2 साल में भी कंप्लीट हो, तो भी ऑलमोस्ट आप 20% के 30% के आसपास रिटर्न आपको साल भर में मिलेगा। तो बाकी आप डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च करके ही काम करना। ये मेरा खुद का ट्रेड है, ये खुद का एनालिसिस करके काम कर रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो सीख कर समझ कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है, आप देखेंगे तो उसका नाम है जुग डेको लिमिटेड। तो इस कंपनी ने बहुत पहले से एक अपडेट दिया कि कंपनी हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर एज ए बोनस के तरह से देने वाले है। तो बोनस के तरफ से देने वाले है हर 100 शेयर में 15 शेयर, और वो उसका डेट कौन सा है, रिकमेंड मतलब जो रिकॉर्ड डेट है अभी तक फाइनली दिया गया नहीं है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है उस टाइम में ही कंपनी इस तरीके से अनाउंसमेंट को फाइनल करेंगे। तो बाकी एक बार रिसर्च करके ही सारी चीजों को सोच समझ कर ही काम करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।